विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वीच्या मराठी सुलभ भारतीमध्ये आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. इयत्ता मराठीची ही जी पुस्तक आहे, मराठी सुलभ भारती, ही उर्दू आणि इंग्रजी दोन्ही माध्यमामध्ये वापरली जाते. दोन्ही माध्यमासाठी हा एकच अभ्यासक्रम आहे. तर चला तर आज आपण पाठ क्रमांक 2 मी चित्रकार कसा झालो या पाठाचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, मी चित्रकार कसा झालो या पाठाचे लेखक आहेत ल म कडू, लक्ष्मण माहिपती कडू. ल म याचा इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मण माहिपती कडू. हे प्रसिद्ध लेखक व बालसाहित्यकार म्हणून नावाला आलेले आहेत आणि अनेक पुरस्कार त्यांना त्यांच्या लेखनासाठी मिळालेले आहेत. खारीचा वाटा ही त्यांची जी पुस्तक आहे, त्या पुस्तकाला उत्कृष्ट वाङ्मयाचा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. साहित्य अकादमीचा पुरस्कार त्यांना मिळाला. तसेच 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कारही त्यांना मिळालेला आहे. शेवगाव आणि अहमदनगर येथे 2018 मध्ये जे बालकुमार साहित्य संमेलन भरलं होतं, त्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्षसुद्धा होते. आता या पाठामध्ये लेखकाने कोणता संदेश दिलेला आहे हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. लेखक म्हणतात की निसर्गाच्या सानिध्यात राहिल्याने, निसर्गाच्या सोबत राहिल्याने आपल्यातील जी उपजत कला असते, यानी हमारे अंदर जो पैदाइशी सलाहियतें होती है, उनको उभरने का, निखरने का मौका मिलता है. बहुत सारे रास्ते हमको मिलते हैं. हे या पाठातून लेखकाने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला मी तुमच्या समोर या पाठाच्या काही भागाचं प्रकट वाचन करेन. तुम्ही ते लक्षपूर्वक ऐकावं आणि मग आपण थोडंसं त्याचं स्पष्टीकरण घेऊ. लेखक आपले अनुभव सांगताना इथे म्हणत आहे. तर लेखक बोलत आहे. आता आपल्याला कल्पना अशी करायची है, तस्वर हमको ऐसा करना है. कल्पना हम ये करें कि लेखक हमारे सामने अपने बचपन के तजुर्बात को बयान कर रहा है और ये तजुर्बात बयान करने का मकसद क्या है कि लेखक ये बताना चाहता है कि मैं चित्रकार कैसे बना, मुझे चित्रकारी करने का, ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का ये शौक़ कैसे लगा, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, तो वो बचपन की यादों के ज़रिए से हमारे सामने रखता है. तो मैं अब आपके सामने इस पाठ का जो है वाचन करूँगा. आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना है. मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं, पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे. प्रथम निसर्ग, म्हणजे आता प्रथम निसर्गाविषयी आपल्याला लेखक सांगत आहे. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही चांगलं, आपल्या फायद्याचं आहे. निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुकच सापडतील. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. सर्जनशीलता, नवीन काही करण्याची इच्छा, सर्जनशीलता. क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ नया करने की इच्छा मन में जो होती है, तो ऐसा जब उसको वातावरण मिल जाए कि उसको, उसके मन में जो इच्छा है, उसका जो उत्साह है, तो उसको पूरा करने का उसको मौका मिल जाता है. तर इथं लेखक म्हणतात की माझा एक मित्र होता. आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार है ना. कधी कधी काय होतं की कधी आम्हाला असं होतं की आम्हाला खूप काही करावंसं वाटतं, परंतु साधनं नसतात, परंतु ते मार्ग आपल्याला सापडत नाहीत. वातावरण तसं नसतं. कधी कधी घरची परिस्थिती तशी नसते की असं आपल्याला जे आवडतं ते घरातील लोकांना आवडेल असंही नाही. जे आपल्याला आवडतं त्याच्या विरोधात कधी कधी घरातली मंडळी असतात. यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, वो हम कर नहीं सकते. इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बहुत सारे वजूहात होती है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं. एक कारण क्या होता है
कि कुछ उसके सोर्स हमको अवेलेबल नहीं होते, कभी घर के हालात सही नहीं होते, या कभी ऐसा होता है कि हमको जो चीज़ अच्छी लगती है वो घर के बड़ों को पसंद नहीं आती है। इसलिए हमको हमारी जो सलाहियतें होती है, अंदर की छुपी सलाहियतें, जो कुदरती पैदाइशी सलाहियतें होती हैं, स्किल्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, वो इसी तरह से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ते नष्ट होऊन जातात. इथं लेखक काय म्हणतो कि माझा एक मित्र होता, मैं और मेरा दोस्त, हमको बहुत शौक था ड्राइंग करने का, लेकिन क्या करेंगे, सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, हालात ही वैसे नहीं थे, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती, पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागद ही नव्हता आमच्याकडे. वे पेंटिंग ड्राइंग करने के लिए क्या लगता है, पेन, पेंसिल, ब्रश, कलर, कागज़, ये आपको चाहिए. तो लेखक कहता है कि हमको ड्राइंग करने का तो बड़ा शौक था, लेकिन ना हमारे पास कागज़ था, ना पेन, पेन्सिल, ब्रश, कुछ नाही था. तरी बघा, आमच्याकडे फक्त काय होतं, अभ्यासाची एकच वही, एक ही कॉपी, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, फिर तख्ती पर लिखने की एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची. यानी कि देखिए कितनी सिचुएशन कैसी होगी कि अगर पेंसिल के टुकड़े भी हो गए तो उसको संभाल संभाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ख़त्म अगर हो गई, अगर आप टुकड़े फेंक दिए तो आपको दोबारा फिर वो पेंसिल मिलने वाली नहीं है. दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण होती, धाक असा होता की चित्र बित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना. क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन, रुकावट तो क्या थी कि अगर हमने कुछ उतारे, ड्राइंग करना, ये जो, तो घर के लोगों को पसंद नहीं था और टीचर को भी पसंद नहीं था. वात्रटपणा वाटायचा, यानी कि कुछ तो भी फालतूपणा लगता था, ये घर वालों को भी और टीचर को भी. काय काढत बसता ते, उगं वेळ खराब होतो, याच्या वेळ वाया जातो, टाइम वेस्ट, ऐसा समजते थे. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. वैशाख महिन्याचं ऊन एकदम कडक गरमी असायची, आणि गरमीच्या वातावरणामध्ये, उष्णतेच्या वातावरणामध्ये खेड्यातली मुलं तर काय करतात, छोट्या छोट्या डबक्यामध्ये नदीवर, विहिरीवर पोहण्याचा आनंद घेतात. थंड पाण्यामध्ये पोहण्याचा ते खूप आनंद घेत असतात. गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन आम्ही काय करायचो, पळायचो. अंगात गारवा भरला. आता कधी काय होतं माहीत है का, देखो क्या होता कि जब हम तैरते, कुएं में हो, नदी में तैरते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर आके बैठेंगे तो आपको बहुत ठंडी सर्दी लगती रहती, तो दिल ये चाहता है कि फिर हम क्या करें, पानी में जाए. तो पानी में जाएंगे तो बस आपको उतना सर्दी नहीं लगती है ना. तर मग पुन्हा काठावर येऊन बसायचं, आणि काठालगत खूप खडक होते, खडक पत्थर, रॉक होते. प्रवाहामुळं, नदी के बहने, कंटिन्यू पानी बहने से वो खड़क भी क्या हो गए थे, चिकने हो गए थे, गुड़गुड़ित हो गए थे, ऐसे स्मूथ हो गए थे, सपाट झालेले, और फिर सपाट भी हो गए थे, लांब रुंद पसरलेले, लांब है ना, असं लंबे बड़े बड़े चट्टाने, रुंद. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. आम्ही जब हमने ये देखे कि वे बड़े चौड़े चौड़े सपाट पत्थर, चिकने पत्थर, तो फौरी ख्याल आया कि अरे हम इस पर भी ड्राइंग उतार सकते हैं, यही हमारा कॅनव्हास हो सकता है. तर आम्हाला आमचा कॅनव्हास सापडला. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढण्यात येणार होती. मनसोक्त, मर्जीप्रमाणे. मनसोक्त या शब्दाचा अर्थ आहे मर्जीप्रमाणे. आता आम्हाला खूप चित्र, मनसोक्त म्हणजे मर्जीत येईल तेवढी चित्र काढण्याची आम्हाला संधी भेटणार होती. पण कशानं काढणार, कॅनव्हास तर भेटला, कागद तर भेटला, पण पेन, पेन्सिल काहीतरी लागतं ना. ते तर नव्हतंच. आता दगड तर होतं हे सपाट, परंतु त्याच्यावर चित्र कशाने काढणार. परंतु म्हणतात ना, लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ राह, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे. अगर आपके पास ख्वाहिश है, कुछ करने की जिद है, तो आपको हजार रास्ते जो है तो नजर आते हैं, आपको वो मौके जरूर मिलते हैं. तो देखिए उसकी एक मिसाल देखिए, कितनी बेहतरीन मिसाल है. आमच्या त्या भागात, म्हणजे आम्हाला आता नदीच्या खडकावर चित्र काढायचं होतं, उस पत्थर पे, सपाट पत्थर पे अब हमको ड्राइंग करना था, लेकिन सोर्स तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था. लेकिन हमने जब थोड़ा सा सोचे, जब नज़र दौड़ाई माहौल में, तो हमको जो है तो रास्ता मिल गया, आम्हाला मार्ग सापडला. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो. हमारे देहात के उस इलाके में तांबूस म्हणजे लाल लाल रंगाचा खडक असतो. तुम्ही कधी बघितलं असेल की खडका, मुरूम जे असतं ना, मुरूम, खडक फोडून ते छोटे छोटे तुकडे असतात, तर कधी कधी लाल लाल रंगाचे सुद्धा ते दगड असतात. तुम्ही त्या दगडाने असं कुठे चालवा ते फरशीवर, भिंतीवर, तो तुम्हाला लाल रेष उमटलेली दिसेल, लाल लकीर नजर आएगी आपको. तो लाल मुरूम होता है.
तो लेखक ये कह रहा है की हमारे उस इलाके में लाल रंगाचा मुरूम असतो, शिवाय पिवळट रंगाचे दगड़ ही सापड़तात, पीले पीले पत्थर, पीले रंग के पत्थर भी रहते हैं, जिसे फोड़ेंगे आप तो पीला पीला सा भूसा निकलता है, तो वैसे पत्थर भी हमारे पास थे। तो वो अगर आप फोड़ेंगे तो किती अच्छी पिवळी पिवळी फक्की पड़ते, उसमें से पीला पीला पाउडर गिरता है, अगदी पीठासारखी असते, पीठ आटा, वो जो फक्की गिरती है ना पत्थर में से, तो वो बिल्कुल ऐसे आटे की तरह होती है। हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तैयार। और उस पीली भुकटी में, उस पीले पाउडर में जो पत्थर फोड़ के निकलता है, उसमें अगर आप जितना थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको जितना जरूरत है, तो आपका पीला रंग तैयार हो जाता है। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। और हमने क्या कि अब वो मुरुम का जो तो पत्थर लिए और वो जो बड़ा चट्टान थी, जो कैनवस था, उस पर हमने जो तो चित्र निकालना शुरू कर दिया। ते आम्ही सुरू केलं आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। अब तो इतना भरपूर मौका मिला कि क्या उतारूं और क्या नहीं, ऐसा हो रहा था कि सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था। मतलब क्या है की आमच्याकडे पेन्सिल नव्हती, परंतु रंगबिरंगी दगड होते। आमच्याकडे कॅनव्हास नव्हता, कागद नव्हता, परंतु भलं मोठं ते खडक होतं, सपाट खडक, ठीक आहे। मग रंग नव्हते तर ते पिवळे मुरुमाचे जे दगड होते, जे आपटल्यामुळे त्याच्यातून पिवळी भुकटी पडायची, तर त्याच्यातून आम्ही पिवळा कलर तैयार करायचो। यानी कि सब हमको अवेलेबल हो गया। अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करे तो कैसे जराये पैदा होते हैं, साधनं कशी निर्माण होतात, हे आपण इथं पाहत आहोत। की चित्र आता लेखकाने रंगवायला सुरुवात केलं। रेष गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं। बड़ा पत्थर था, बैठ के ऐसे घुटने पे बैठ के लेखक क्या करता था, ड्राइंग उतारता था, आगे आगे बढ़ता था और पीछे देखता था कि कैसा उतर रहा है। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं, तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेले असायचे। देखिए कच्चा पत्थर, देखे ना आपने, कच्चे चौक से कभी आप बोर्ड पे लिखेंगे तो थोड़ी देर पहले फीका दिखता है, जब सूखने के बाद एकदम डार्क नजर आता है। तो उसी तरह से त्याच प्रकारे इथं ओला जो दगड होता, जो मुरुमाचा जो तुकडा होता, तो ओला करून जेव्हा लेखकाने त्या सपाट दगडावर असं फिरवला, उस पत्थर पे चलाया, सूखने के बाद एकदम डार्क लाल कलर की लकीरें नजर आने लगी। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झाला। ये तो था कि जो आड़ा नीचे पत्थर था उस पे, जब उस पे मजा आने लगा कि बहुत अच्छी ड्राइंग हो रही है, तो फिर जो खड़े चट्टाने थी पहाड़ की, उस पर ड्राइंग करना शुरू हो गया। आणि काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावेत। अब हमने उतार तो दिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसमें हम क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे, इसमें हम रंग भरेंगे। मग काय केलं, पण रंग कुठून आणणार, अब ये भी एक मसला आहे, ही सुद्धा एक अडचण होती। आता हे तर आपण केलं, दगड भेटला आपल्याला, छोटी छोटी रंगीन दगड भेटली, परंतु आता आपण हे सगळं अजून दुसरे रंग कुठून आणणार। त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल काटेसावर रंगाचं म्हणजे नावाचं जे झाड आहे फुलाचं, त्याच्यामध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये लाल भडक फुलं येतात आणि तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुळगाळले, परागकण जे असतात ना, जे असे असतात बघा, हे जे असतात परागकण, वो जो बारीक बारीक रेशेदार जो काड़ियाँ होती है ना फूल में, उसको अगर आप ऐसा चूर कर, ऐसा मसल कर देखेंगे तो आपके हाथ पूरा लाल हो जाएंगे, यानी उसमें से आप लाल कलर जो है तो हासिल कर सकते। मग त्यांनी काय केलं, ते चुरगाळले की जांभळा रंग तयार होतो आणि तिच्या फुलातले परागरंग पाण्यात चुळगाळले की जांभळा रंग मिळतो। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंगाच्या असतात। काही पानांचा हिरवा केला, देखिए पत्तों से, हरे पत्तों से हरा तयार किया। शेंद्रीच्या फुलातून त्यांनी काय केलं, भगवा रंग ऑरेंज कलर घेतला, त्या परागकणातून त्यांनी जांभळा रंग घेतला आणि जामुनी रंग भी आ गया, केसरी रंग भी आ गया, हरा रंग भी आ गया, है ना। आणि चुन्याचा पांढरा, चूना जो रहता वो सफेद कलर के लिए इस्तेमाल किया। कुंकुआचा लाल, अब घर में कुंकू वो तो रहता ही है, तो वो कुंकू का लाल कलर।
आणि दगडाचा पिवळा होताच। पहले जो छोटे छोटे पत्थर लिए थे उसको फोड़ने के बाद पीली आटे की तरह पाउडर गिरती थी, वो पीला तो था। म्हणजे किती रंग त्यांनी तयार केले? सर्वप्रथम त्यांनी पिवळा रंग, त्याच्यानंतर जांभळा रंग, त्याच्यानंतर केसरी रंग, मग पानातून हिरवा रंग, चुन्यापासून पांढरा रंग, कुंकुवापासून लाल रंग, असे 6-7 रंग त्यांनी असे तैयार केले। आता त्यांच्याकडे तेवढे पैसे तर नव्हते, पैसे नहीं थे कलर लाने के लिए, कलर लाएंगे कहाँ से? तो उन्होंने अतराफ में नज़र दौड़ाई तो वो उनके दिमाग में ये बात आई, अरे आप इनसे कलर तैयार कर सकते। यानी कि अगर आप कुछ काम करना चाहें तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, हर रुकावट आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि हम उतना हमारे अंदर उस काम को करने की जिद होनी चाहिए, ती जिद्द आपल्याकडे असली पाहिजे। जिद्द असेल, इच्छा असेल की आपल्याला करायचंच आहे आणि आपण करू, हा विश्वास असेल तर मग अनेक मार्ग तुम्हाला सापडतात, बहुत रास्ते हमको मिलते हैं। तर आता अशा प्रकारे त्यांनी रंग शोधून काढले। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं, बांस की लकड़ी लेकर उन्होंने क्या किए, उस लकड़ी के आगे का हिस्सा क्या कर दिया, उसको ठेच दिए आणि काय तयार केला असेल? ब्रश तयार केला। व्हेरी गुड। तर ब्रश व्हायचा। तहान भूख हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। यानी कि आदमी को जो जो मशगला रहता, जो उसकी हॉबी रहती है ना, जब उसको उसका मनपसंद काम करने को मिलता है और जब वो काम करता है तो वो भूख प्यास सब भूल जाता है। भूक तहान हरपून तो काम करतो, परंतु अट ही आहे की काम त्याच्या आवडीचं असलं पाहिजे आणि आपल्या आवडीचं काम करण्यासाठी आपल्याला अनेक मार्ग असतात। तर आपण ते काम करू शकतो जे आपल्या आवडीचं है, हमारी जो पसंद का काम है, हमारे अंदर जो छुपी हुई ख्वाहिश है, जो सलाहियत है, हम उसको बाहर ला सकते हैं। कोई चीज़ हमको रोक नहीं सकती, लेकिन ज़रूरत है कि हम आसपास अपनी नज़रें फिराएं, सोचें कि हम कैसे यहाँ इस माहौल से, इस वातावरण से हम कैसे सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, कैसे रास्ते हम तैयार कर सकते हैं, कैसे सोर्सेस हम तैयार कर सकते हैं, है ना। ब्रश नहीं है, हम कभी कभी क्या होता है कि हमको लिखने का काम दिया जाता है तो हम कहते हैं हमारे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, पढ़ो अगर बोलेंगे हम कि भाई हमको ये पढ़, हमारे पास किताब ही नहीं है ना, किताब भर गई। हम अगर नहीं करना है तो आपको 100 बहाने हैं और करना है तो 100 रास्ते भी हैं। तो हमको ये तय करना है, हमको ये निश्चय करना है कि हमको करना क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है, आमच्यावर अवलंबून आहे ते काय करायचं आणि काय नाही करायचं। करायचंच जर असेल तर 100 मार्ग आहेत, मग इच्छा तिथे मार्ग आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये तसं। तर भूक तहान हरपून आम्ही काय करायचो, त्या दगडावर चित्र रंगवत बसायचो। नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र, आम्ही सगळ्या खडकावर ते चित्र काढायचो। जहां तक नजर जाएंगे वहां पे तस्वीरें तस्वीरें नजर आती थी। आणि थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, जैसे धूप काला खत्म हो गया, गर्मी के दिन खत्म हो गए तो बारिश आ जाती थी। अब बारिश आने के बाद क्या होता था, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। यानी कि बारिश आने के बाद नदी का पानी बढ़ जाता था और हमारी सारी वो जो खड़क पर पत्थरों पर उतारी तस्वीरें नदी के पानी में डूब जाती थी। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतोय, अब ये जो मैं कह रहा हूं, लेखक क्या बोल रहा है, लेखक सांगत आहे कि मैं ये जो कहानी सुना रहा हूं, ये जो बचपन का मेरा अनुभव तुमको सुना रहा हूं, मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, क्या कारण है इसका? ये तो एक मिसाल है, ये तो एक मेरा तो जो तजुर्बा है वो एक मिसाल है। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो, जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए कि ये जो कुदरत है हमको क्या क्या चीज़ें देती है। हमने थोड़ी सी कोशिश की तो हमको उसी निसर्ग से क्या मिले, रंग मिल गए, उसी निसर्ग से हमको कैनवास मिल गया, उसी निसर्ग से हमको ब्रश मिल गया। तो ये जो कुदरत है हमको क्या क्या नहीं देती है, हमको खाने के लिए अनाज देती है, पीने के लिए पानी देती है। यानी कि नेचर में आप जरा नज़र दौड़ाएंगे तो वो आपको सदा कुछ ना कुछ देता हुआ नजर आएगा। यानी कि उसके अंदर क्या, कौन सा स्वभाव है, देने का स्वभाव है। तो हमको ये सीखना चाहिए कि निसर्ग हमको कैसे क्या क्या चीज़ें देता है, देने का स्वभाव पैदा करें हम, ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे कि साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। देखिए क्या लेखक क्या कहना चाहता है कि हमारे पास सोर्सेस नहीं है इसलिए रुक कर मत बैठिए, सोर्सेस
डेवलप आप क्रिएट कीजिए, आप ढूंढिए उसको, आपको मिलेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। अगर आपके अंदर कुछ ख्वाब आपने सजाए हैं कुछ करने के, आपके मन में कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम है, और आपने देखा कि ये ड्रीम तो है मेरा लेकिन इसको पूरा करने के कोई सोर्सेस ही नज़र नहीं आ रहे, तो आप निराश होकर मत बैठिए, बल्कि साधन पैदा कीजिए। और साधन पैदा होते थोडी कोशिश कीजिए। साधन नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते। क्या प्यारी बात है देखिए, कि अगर इच्छा है बगैर सोर्सेस के भी आप काम कर सकते हैं, वो काम हो सकता है। साधना शिवाय साधना, देखिए दो शब्द है यहां पर। एक है साधन यानी सोर्सेस, और दूसरा शब्द जो आया यहां पर वो है साधना यानी भक्ति। यानी सोर्स अगर नहीं भी है तब भी आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। साधना, तपस्या, भक्ति, कोशिश आप कर सकते हैं। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद तैयार होंगे। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा पण नदी वाहतच असायची। यानी कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी नदी बहती थी। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाड़ायचा। यानी कि नदी का पानी कम होते होते हम जो पत्थर पे ड्राइंग करते थे वो पत्थर थोड़ा सा खुले होने के लिए, पानी उस पे से उतरने के लिए हमको चैत्र महीने तक इंतजार करना पड़ता था। तोवर करायचं काय, अब वो उतना होने तक उस टाइम पीरियड में क्या करना है, त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला। फिर हमको उसमें से मिट्टी का शौक लग गया। काय करायचं, लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची, नरम मिट्टी, आणि त्या मातीचं मग काय मूर्ती करायचे आम्ही ठरवलं, मातीच्या मूर्त्या तयार करायचे आम्ही ठरवलं। पण हा मातीचा खेळ लपून छपून करावा लागे। मिट्टी में खेल के आए तो चिढ़ते थे घर में, है ना। मिट्टी में खेल के आए, कुछ घान कपड़ों को भरा के आए तो घर के लोग चिढ़ते। तो ये भी खेल हमको छुप छुप के ही करना पड़ता था। आणि मग आम्ही काय करायचो, कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। छुपके करते थे। मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या। अब देखिए कुछ काम करते करते कुछ अनुभव आते हैं। अब ये बच्चे क्या करते थे, चिकनी मिट्टी के क्या करते थे, मूर्तियां बनाते थे। यानी कि समझो बैल बना दिए, तो बैल बनाने के बाद उसको सुखाने रखते थे, और सूखने के बाद वो देखते थे कि ये तो इसमें चीर पड़ गई है, वो तड़क गया, टूट जाता था वो। फिर ऐसा क्या करे कि वो न टूटे, तुटू नये म्हणून काय करायचं, तर प्रयत्न करता करता आपण त्या अनुभवातूनच काय करतो, मार्ग शोधत असतो। देखिए क्या किया उन्होंने, जब वो मूर्ति टूट जाती थी तो बच्चे नाराज हो जाते थे। हिरमोड व्हायचा आमचा, हिरमोड होणे, निराश होणे, हिरमोड होणे, हिरमोड होने, निराश होने, है ना, नाराज। अब इतनी मूड से हमने बनाए, इतने मूड से हमने कुछ काम किए, और वो काम अगर खराब हो जाए, वो काम अगर फेल हो जाए तो हमारा मूड खराब हो जाता है ना, हम नर्वस हो जाते हैं। तो हिरमोड होणे, नाराज होना, तो हम नाराज हो जाते थे, मूड खराब हो जाता था। मग काही काळानं आम्ही विचार केला की त्याच्यावर काहीतरी उपाय शोधायला हवा, कुछ इलाज इसका करना चाहिए कि ये तड़कना नहीं। विचार करता करता लक्षात आलं, देखिए विचार करता करता लक्षात आलं, हम सोचते रहे, मायूस ना हो, फौरी एक दो कोशिश किए, अगर हमको नाकामी मिली तो हम क्या हो जाते, वो काम छोड़ देते। ऐसा हम ना करें, बल्कि हम सोचे कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। हमारा ये जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, ये समस्या हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा सोचेंगे आप, अपने बुद्धि पर जोर देंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, हल नजर आएंगे आपको। तो इथं लेखकाला मार्ग सापडला, उपाय शोधून काढला त्यांनी। काय उपाय शोधून काढला त्यांनी, त्यांच्या लक्षात काय आलं, हे तुटती क्यों। त्यांनी विचार केला की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं ते वाळल्यावरही राहतं, त्याला तडे जात नाही। गाय का जो गोबर होता है, शेन यानी गोबर, वो तो सूखने के बाद जैसे के वैसा होता है, उसमें तो तड़क नहीं पड़ती है, फिर मिट्टी में क्यों पड़ती है। तर त्यांनी काय केलं, ते शेण मातीमध्ये मिसळून त्याच्या मूर्त्या तयार करायला सुरुवात केली। देखो कैसा दिमाग लड़ाया उन्होंने।
उन्होंने कैसा विचार किया कि भाई ये गोबर तो तड़कता नहीं, सूखने के बाद भी वैसे ही रहता। तो उन्होंने फिर गोबर मिलाना सुरू केले मिट्टी में आणि मग त्यांच्या मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या। देखिए रास्ता मिल गया, कोशिश करें तो रास्ता मिल जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्नांती वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे, असं आपण म्हणतो की प्रयत्न केल्याने यश मिळत असतं। प्रयत्न करणं आपण कधी सोडू नये। तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तड़े जाऊन ढलप्या पड़ायच्या, उसके खपलियाँ निकलते थे, ढलपी खपली निकलती थी। फिर भी मिट्टी में गोबर मिला के मूर्ति बनाने के बाद भी कभी कभी उसकी खिपलियाँ गिरती थी। पुन्हा विचार सुरू, आता काय करायचं बाबा। आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा। हमारे गांव में हफ्तावारी बाजार भरता था, है ना, वीकली जो मार्केट होता है। हमारे अपने गांव में, शहर में भी हर संडे टू संडे क्या होता है, कहीं संडे होता है, कहीं मंडे, अलग अलग दिन होते हैं। 8 दिन में एक बार क्या होता है, छोटे छोटे गाँव में, बड़े शहरों में भी बाजार भरते हैं। महादू आयते कपड़े विकायला यायचा। आयते कपड़े, रेडीमेड कपड़े बेचने को महादू नाम का एक व्यापारी आता था। सगळा डोंगर भाग, हमारा जो गांव था वो पहाड़ी इलाके में था। फक्त पाय वाटा, कच्चे रास्ते, पैदल रास्ते ही थे। तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा। तो वो अपना माल कैसे लाता था, अब कच्चे रास्ते थे, हाईवे तो नहीं था, गाड़ी तो नहीं आ सकती थी, तो घोड़े के पीठ पर लाद कर वो अपने कपड़े के माल को लेकर आता था। नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। मग नांदरुकीच्या झाडाची सावली दाट असायची, घनी छाव का झाड था। आम्हाला घोड्याची, तो काय करायचा, झाडाच्या मुळीला घोड़ा बांधून ठेवायचा। झाड़ की मूलियां जो लड़ रही थी ना, उसको क्या करता था, वो अपना घोड़ा बांधता था। आणि आम्हाला घोड्याची लीद दिसली। घोड्याचं शेण जे असतं ना, त्याला लीद म्हणतात, लीद कहते हैं उसको, फुजला जो घोड़े का होता है। तो हमको वो दिखी आणि मग त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते घोड्याच्या त्या लीद मध्ये। घोड़े के उस गोबर में, लीद में हमको धागे धागे नजर आए। मग आम्ही काय केलं, हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। हमने एक तजुर्बा की। हमको लगा कि ये जो अंदर के रेशे रेशे है घोड़े के लीद में, वो मिट्टी को क्या करेंगे, पकड़ कर रखेंगे। तो हमने वो प्रैक्टिकल किया। फिर क्या किया, आणि तो प्रयोग केल्यानंतर आम्ही बघितलं की आमच्या मूर्तींना बिलकुल तडे जात नव्हते। अब कोई तड़क नहीं पड़ रही थी हमारी मूर्ति को। आणि केवढा आनंद झाला जेव्हा आपण प्रयत्न केल्यानंतर आपल्याला यश मिळतं, तर केवढा आनंद होतो। बार बार कोशिश करने के बाद जब हमको सक्सेस मिलता है, तो वो सक्सेस मिलने के बाद जो खुशी होती है, वो खुशी कुछ और ही होती है। बड़ा मजा आता है। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला होता। हाईस्कूल में मैंने आर्किमिडीज का सबक पढ़ा था। आणि तुम्ही त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीत ही ते शोधत राहायचा। तो उसको जो चाहिए था, वो छोटी छोटी चीज़ों में वो तलाश करता था। ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका युरेका, यानी कि उसको जो चाहिए था जब मिल गया उसको, तो वो एक मर्तबा बाथरूम में से नहाते नहाते निकल गया, युरेका युरेका बोलते हुए धावत सुटला। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। तो मुझे बचपन में ऐसी खुशी तब हुई थी कि जब हमारी मूर्तियाँ, जब हम बनाते थे मिट्टी की, उसमें जब हमने गोबर, घोड़े की लीद मिलाकर बनाना शुरू किया और वो तड़कना बंद हो गया, तो हमको बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी हुई। आपल्यापुरत्या का होईना, पण तो एक शोध होता। मेरी हद तक ही सही, लेकिन वो भी एक मेरा रिसर्च था, मेरा एक शोध था, असं इथं लेखक म्हणत आहे। मुलांनो, शेवटी लेखक बघा आपल्याला सर्व विद्यार्थ्यांना संबोधन ते काय म्हणत, हमसे मुखातिब है। लेखक हमसे मुखातिब है। क्या कह रहा है लेखक हमसे? मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे। तुम में हर एक में एक साइंटिस्ट छुपा हुआ है। हर बच्चे में एक साइंटिस्ट छुपा हुआ है। तो दडलेला आहे, छुपा हुआ है। त्याला कायम जागता ठेवा। अपने अंदर के साइंटिस्ट को, अपने अंदर के कलाकार को हमेशा जिंदा रखिए, उसको कभी मरने मत दीजिए। आणि तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आसमान हमेशा जो है खुशियों से भरा हुआ रहेगा। जो तुम चाहते हो वो कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। जो तुम्हारा मकसद है, जिसमें तुमको बहुत मज़ा आता है, जो तुम्हारी दिल की ख्वाहिश है, उसको
आप हासिल करके रहे, उसके लिए कोशिशें करें. प्रयत्न केल्याने आपल्याला जग मिळवता येतं. प्रयत्न केलं तर जगावर सुद्धा विजय मिळवता येतो, हे आपण अनेकदा पाहिलेलं आहे. तो प्यारे बच्चों, आप इस सबक को अच्छे से क्या कीजिए कि ये जो हमने पीरियड यहाँ पर लिया है इसको आप अच्छे से सुने, इसको समझे. इसमें जो शब्दार्थ है मैंने प्रयत्न किया है कि यहाँ बोर्ड पर आपको वो कुछ शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप इसको फिर से दोबारा घर पे इसको पढ़िए, उसके कठिन शब्दों को निकालिए, उसके अर्थ आप मैं इसके अगले वीडियो में, जब अगला वीडियो हम इसका बनाएंगे तो इसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको देंगे. लेकिन आज के इस पीरियड की एक एक्टिविटी आपको मैं यहाँ बोर्ड पर दे रहा हूँ, आपको वो एक्टिविटी करना है. देखिए कौन सा रंग किससे तैयार हुआ. रंग कसे मिळाले, है ना. कौन से चीज से कौन सा रंग मिला, रंग कसे मिळाले. जसं आपण सुरुवातीला घेऊ लाल, हिरवा, पिवळा, पांढरा, जांभळा, हा, आणि केसरी, है ना. केसरी रंग कुठून मिळाला ते तुम्हाला लिहायचं आहे. लाल रंग कशाने तयार झाला ते तुम्हाला लिहायचं आहे. हिरवा कशाने मिळाला, पिवळा, पांढरा, जांभळा हे रंग कोणकोणत्या गोष्टीपासून किंवा कोणकोणत्या वस्तूपासून त्यांनी प्राप्त केले, कैसे उन्होंने वो रंग हासिल की, किस चीज़ से रंग बनाए. तो ये जो यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 रंग हैं, है ना. ये कहाँ से उन्होंने हासिल किए, लेखक और उनके दोस्त ने, ये आपको एक्टिविटी करके आपको शेयर करना है. तो ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं. आपने इस पीरियड को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.